हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक टोटलिटेरियनिज्म के बारे में, जो कि फिलॉसफी का ये टॉपिक है। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। Totalitarianism is a political system criticized by highly centralized government that exercise control and extensive control over all aspect of public and private life. So guys, क्या बात हो रही है कि जो टोटलिटेरियनिज्म सोसाइटी होती है वो क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि क्रिटिसाइज करती है हमारी गवर्नमेंट को। सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करती है, और वो क्या करती है, एक्सरसाइज करती है उसका पूरा। जो गवर्नमेंट है वो किस पे कंट्रोल करती है, पूरा एक्सरसाइज अपना कंट्रोल पब्लिक और प्राइवेट लाइफ्स पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है कि टोटलिटेरिज्म है जो वो रूलिंग अथॉरिटी होती है, और क्या होता है वहाँ पे सिंगल लीडर होता है या फिर स्मॉल इलाइट्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं और डोमिनेट करते हैं हमारी सोसाइटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और इंडिविजुअल्स के थॉट एंड बिहेवियर को भी जानने में मदद करते हैं। तो अब आगे हम इसके फीचर पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है? अथॉरिटेरियन लीडरशिप होना चाहिए। तो टोटलिटेरियनिज्म आर टिपिकली लेड बाय अ सिंगल लीडर। सही बात है, सिंगल लीडर होता है और अ स्मॉल ग्रुप होता है जो कि एब्सोल्यूट पावर होती है जहाँ पे, और लीडर जो होता है वो क्रिस्टमैटिक होता है और उसका पूरा कंट्रोल जो दिया जाता है उसको, वो उसकी पर्सनालिटी को देख के दिया जाता है। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट क्या है? अब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट उसका सेकंड फीचर है। जो गवर्नमेंट एग्जर्ट करती है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑल ओवर द इंस्टीट्यूशन। एक गवर्नमेंट जो है वो हर तरफ अपना कंट्रोल रखेगी, जैसा कि टोटलिटेरियनिज्म बताता ही है कि पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट के ऊपर। तो पूरा कंट्रोल कहाँ होगा? पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी हर एक इंस्टीट्यूशंस में, लाइक मिलिट्री, मीडिया, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। आगे बात करते हैं हम थर्ड फीचर्स की, तो वो आता है आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी। तो टोटलिटेरिज्म जो स्टेट है वो प्रमोट करता है सिंगल ऑफिशियल आइडियोलॉजी। एक सिंगल उसकी आइडियोलॉजी होती है और जो सिटीजन है उस सिटीजन्स को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिना किसी क्वेश्चन को पूछे हुए। तो जो चीज़ उन लोगों ने कह दी है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया है, वो चीज़ हमें मानना पड़ेगा। इस तरह की आइडियोलॉजी क्रिएट करी जाती थी। प्रोपोगेंडा क्या है? तो गवर्नमेंट यूटिलाइज प्रोपोगेंडा एक्सटेंडेड टू शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक के ओपिनियन को जानने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाया जाता था। मतलब कि कुछ गलत गलत बातें बोल दी और फिर देखा जाता था कि क्या रिएक्शन है, पब्लिक किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ जानी जाती थी कि ह्यूमन का क्या रिएक्शन है। आगे बात हम करते हैं एना आर्डेंट की। तो एना आर्डेंट बॉर्न होती है 1906 टू 1975, इनका तत्काल पीरियड होता है, और द ओरिजिन है हमारे टोटलिटेरियनिज्म का वो पब्लिश हुआ था 1951 में। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेंचुअल पॉलिटिकल फिलोसफर फॉर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बहुत ही जानी मानी पॉलिटिकल फिलोसफर हैं एना आर्डेंट, जो कि बॉर्न होती है जर्मनी जूइश फैमिली में, बट इनको लीव करना पड़ता है जर्मनी को, और तब ये कहाँ रहती हैं? जाके पेरिस में। टोटलिटेरियनिज्म वॉज अ नोबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्टेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप और अथेंटेटिव। तो बोल रहा है कि जो टोटलिटेरियनिज्म है वो एक नोबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप की और ऑथेंटेटिव की बात की जाती है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर का टोटलिटेरियनिज्म के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्प्रेड एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ टोटलिटेरियन स्टेट। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, तो इसका जो इम्पैक्ट रहा था वो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। कहाँ पे? टोटलिटेरियन स्टेट्स पे। ठीक है, तो जो वॉर था वो प्रोवाइड करा अपॉर्चुनिटी फॉर द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजाइन। तो मतलब कि टोटलिटेरियन जो स्टेट्स होता है उन लोगों को हेल्प करा, उस वॉर ने उसको अपॉर्चुनिटी दी और भी ज़्यादा राइज होने की, और पावर्स दिया, अलग अलग डायमेंशंस में ये फैल गया। आगे हम बात करते हैं राइज ऑफ टोटलिटेरियन पावर की। द वॉर फैसिलिटेड द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजाइन, नोटेबली नाजी जर्मनी अंडर द अडोल्फ हिटलर एंड फासिस्ट इटली अंडर द मुसोलिनी। तो बात करते हैं कि जो वॉर है वो राइज दे देता है किसको? टोटलिटेरियन रिजाइंस को। और ये जो नाजी जर्मनी है वो कौन अंडर किसके अंडर था?
एडोल्फ हिटलर की, और जो फासिस्ट था वो मुसोलिनी जो कि इटालियन के रूलर थे। These resign exploited the choice and economic hardship of their interwar period to gain power। तो पावर को पाने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी इकोनॉमी में। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस। सोवियत का कैसे इन्फ्लुएंस आया सोवियत यूनियन को। सबसे पहली बात तो लीड कौन कर रहा था, स्टालिन कर रहा था। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन एक बहुत क्रूशियल, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लीडर है वो, और उनका रोल बहुत ही अच्छा था। अलाइड विक्ट्री इन्होंने पाई है। एज अ रिजल्ट यूएसएसआर गेन इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में भी इनका इन्फ्लुएंस हुआ था और स्टैब्लिश करा सोवियत डोमिनेटेड सैटेलाइट स्टेट एंड स्प्रेड अ कम्युनिज्म। और इन लोगों ने, स्टालिन ने क्या करा था कि कम्युनिज्म को भी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करा। कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप के साइड में। इसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट इन ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वर्ल्ड वॉर का। द वॉर वॉज लेट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल यूरोपियन पावर। तो जो ब्रिटेन था, जो फ्रांस था, और जो न्यू सुपर पावर्स जो आ रही थी, इनका डिक्लाइन होने लगा बेसिकली यूरोपियन पावर्स का, ठीक है, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म को बहुत ही ज़्यादा राइज पावर मिल चुकी थी उस टाइम। बात करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिस तरह की लड़ाई हुई थी उस तरह का डेवलपमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स जो था उसका डेवलपमेंट दिखा था हमें, एडवांस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी टेक्नोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ द विल सच एज डिफेक्टिव पावर्स इन्फ्लुएंस द डायनेमिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ड्यू टू द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर की वजह से इंटरनेशनल रिलेशन और स्ट्रैटेजी जो थिंकिंग थी वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगी थी हमारा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब बात करेंगे हम हिटलर कौन है। अडोल्फ हिटलर एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर है, जो कि ये एक लीडर है जो कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर हैं, पार्टी नाजी पार्टी के हैं। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाजी पार्टी है। ये एक चांसलर भी थे जर्मनी में इन 1933 में, और लेटर फ्यूरर इन 1934 में। हिटलर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिटराइजेशन ऑफ जर्मन इकोनॉमी लेड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939। तो इनकी जो पॉलिसीज थी, मल्टी टेरेनाइजेशन जो था इनका एक पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जर्मन इकोनॉमी आउटब्रेक हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में। अब बात करते हैं हम स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन कौन है। जोसेफ स्टालिन का तख्तकाल पीरियड होता है 1878 से 1953 में। ये एक ही बहुत जाने माने पॉलिटिशियंस होते हैं और इनका रोल बहुत ही अच्छा होता है और इस्टेब्लिश करते हैं सोवियत यूनियन को, और ये लीडर भी होते हैं मिड 1920s टू 1953 के टाइम पे, और इनकी डेथ हो जाती है मतलब 1953 में, बट मिड जो होता है 1920s का, उस टाइम ये जाने माने लीडर थे। तो इनकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। सोवियत यूनियन की क्या था, स्टालिन जो थे वो सक्सीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन को एज अ लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन के कौन लीडर रहे होंगे, व्लादिमीर लेनिन थे। इसको किसने सक्सीड करा, स्टालिन ने सक्सीड करा। आफ्टर लेनिन्स डेथ 1924 ही कंसोलिडेटेड द पावर थ्रू अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवर्स एंड परग्यूज विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनको मतलब कि लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन आते हैं और अपना पॉलिटिकल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं, और इनका जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म को लेकर थी बेसिकली। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्टिवेशंस की। स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन सोवियत यूनियन। तो एग्रीकल्चर का भी कहीं ना कहीं आया ही था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही थी 1930s के टाइम पे ड्यू टू द स्टालिन की वजह से, और उसका एफर्ट भी कहीं ना कहीं दिखा ही था इकोनॉमी में हमें। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन फेमाइन भी हुआ था इन अर्ली 1930s में। अब आगे हम बात करेंगे मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी कौन है, एक इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर है, और ये कहाँ के फाउंडर है, इटालियन फैसिज्म के। तो ये राइज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे। इनका मुसोलिनी जो है फाउंडेड द नेशनल फासिस्ट पार्टी इन 1921 में हुआ था, एंड 1922 में ही लेड द मार्च ऑन रोम, और एक इन्होंने मार्च भी कराया था रोम में, अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट परस्यूड द किंग टू अपॉइंट हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो 1922 में क्या हुआ था, इन्होंने जो मार्च किया था वहाँ पे ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देते हैं।
दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल एशंस। ऑथोरिटेरियन रूल, मुसोलिनी का ऑथोरिटेरियन रूल कैसा रहा? तो इटली के ये लीडर थे और पॉलिटिकल जो अपोजिशन थी और जो स्टैब्लिश हो रही थी, वन पार्टी रूल था यहाँ पे, तो पता ही है सबको, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी स्टेट होता था। ही सेंट्रलाइज्ड पावर। इनका बेसिकली क्या था, इनका जो बहुत ही अच्छा था, इनका पीरियड भी बहुत अच्छा गया, तत्काल पीरियड, और ये कंट्रोल कर गए थे सारे इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी की वजह से। अलाइनमेंट विथ नाजी जर्मनी, मुसोलिनी फॉर्म्ड अ क्लोज अलायंस विद अडोल्फ हिटलर जर्मनी। तो मुसोलिनी ने क्या करा कि इनका कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना अलायंस क्लोजली, बहुत ज़्यादा ये किससे घुल मिल गए थे, हिटलर जर्मनी से। और इनिशियली सक्सेस इटली फेस्ड मिलिट्री, तो अब इटली को क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं इनको मिलिट्री सेटबैक, मतलब इनको प्रॉब्लम हुई इटली वालों को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इंक्रीज कर दिया डिपेंडेंस ऑन जर्मन सपोर्ट। तो उनको कहीं ना कहीं जर्मन की सपोर्ट लेनी पड़ी थी अडोल्फ हिटलर को, सॉरी मुसोलिनी को अडोल्फ हिटलर की सपोर्ट लेनी पड़ी थी। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। इसके बाद डाउनफॉल कैसे हुआ इनका? एज इटली फेस मिलिट्री डिफीट, मुसोलिनी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन। In 1943, he was arrested and Italy suicided in the war, joining the Allies। तो क्या होता है कि जो इनका डाउनफॉल कैसे होता है कि जो इटली होती है वो फेस करती है मिलिट्री डिफीट्स। इटली के लीडर कौन है बताया ना, मुसोलिनी थे, और इनको मिलिट्री की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, तो मुसोलिनी पॉपुलैरिटी इनकी डिक्लाइन हो गई 1943 में, और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इटली सुइसाइड इन द वॉर। तो इनका जो ये कहीं ना कहीं वॉर से हटने की तगाड़ पर आ चुके थे, और जो जर्मन का कंट्रोल आ गया था स्टेट्स में, नॉर्दर्न इटली के स्टेट में भी कहीं ना कहीं। चलिए गाइस, थैंक यू, यहीं तक है ये वीडियो। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।